मैं हूँ ट्यूटोंग, जो रोजाना सबके लिए अच्छी अच्छी मूवीज ले आता है। आज मैं जो कहानी सबके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है 1408। ये कमरा डॉल्फिन होटल का सबसे फेमस कमरा था, नंबर 1408। क्योंकि 56 लोग इसके अंदर गए लेकिन कोई भी बचकर बाहर नहीं निकला। सभी के मरने का कारण था सुसाइड। लेकिन आगे किसी की भी जान ऐसे ना चली जाए, इसलिए होटल के मैनेजर जेराल्ड ओलिन हर अकेले यात्री से कहते हैं कि उस कमरे में कभी न जाएं। लेकिन उस दिन किस्सा कुछ और हुआ। माइक एक हॉरर नॉवेलिस्ट था। वो हमेशा अमेरिका के भूतिया मकानों की तलाश किया करता था। उसका मकसद अपनी नई नॉवेल के लिए प्रैक्टिकल तथ्य ढूंढना था। लेकिन माइक एक व्यक्ति जिसने इतनी सारी किताबें पब्लिश की थी, उसकी कोई भी नॉवेल हिट नहीं थी। उसके ऑटोग्राफ सेशन में भी कुछ ही लोग आते थे। वो एक डिप्रेस्ड कम सफल लेखक था। उस दिन माइक बीच पर सर्फिंग करने गया। उसका ध्यान आसमान में उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर की ओर चला गया। वो अच्छे से देखना चाहता था कि हेलीकॉप्टर के पीछे बंधे बैनर पर क्या लिखा था, लेकिन सूरज की रोशनी में उसकी आंखें चौंधिया गईं। माइक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़ी सी लहर ने उसे डुबो दिया। माइक पानी में गिरते ही बेहोश हो गया। खुशनसीबी से उसे होश आ गया। उसकी सांस में कम ही पानी गया था जब उसे लहर ने डुबो दिया था। वो किनारे से लौट आया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वो उसका फिक्स्ड मेलिंग एड्रेस था। उसके कुछ गिने चुने रीडर उसे नई नई जानकारियां भेजते थे और कुछ जानकारियां उसे होटल के मालिक से आती थी। वो चाहते थे कि माइक उनके होटल का जिक्र अपनी कहानियों में करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग होटल की ओर आकर्षित हों। पर माइक ने पहले कभी कोई भूत नहीं देखा, तो उसे लगता था कि ये पोस्ट कार्ड उसके किसी भी काम के नहीं। पर इस बार उन पोस्ट कार्ड्स में से एक ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। उस पर कोई सिग्नेचर नहीं था। उस पर लिखा था, डू नॉट एंटर रूम 1408। माइक को ये रहस्यमय पोस्ट कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। माइक भले ही डरावनी कहानियां लिखता था, लेकिन वो एक नास्तिक था और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। वो घर पहुंचा और उसने डॉल्फिन होटल के नंबर पर फोन मिलाया। लेकिन ध्यान रहे कि आप उस कमरे के अंदर नहीं जा सकते। फोन के दूसरी तरफ से व्यक्ति की आवाज में एक गंभीर भाव था। माइक को लगा कि वो आदमी नाटक कर रहा था। इस संडे के बारे में क्या ख्याल है? उपलब्ध नहीं है, अगले महीने नहीं मिल सकता। माइक के होंठों के किनारे पर एक मुस्कान आ गई। जितना ज्यादा रहस्यमय उतना ही ज्यादा रोमांचक। कुछ देर छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि वाकई इस कमरे के पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। इंटरनेट पर बहुत से न्यूज़पेपर थे जिनमें उन सभी लोगों के बारे में न्यूज थी जिन्होंने उस कमरे में घुसते ही सुसाइड कर लिया था। वो बहुत उत्सुक हो उठा। अगर किसी तरह वो उस कमरे में जाकर जानकारी निकाल पाए तो उसकी नई किताब बहुत लोग पढ़ेंगे। उस शाम वो डॉल्फिन होटल पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने माइक का नाम पूछा। मैनेजमेंट सिस्टम में माइक का नाम पूरा डालते ही स्क्रीन पर वार्निंग थी जो डायरेक्टर ने टाइप कर रखी थी। जब भी कोई मेहमान रहने के लिए रजिस्टर करे तो डायरेक्टर को सूचित करना अनिवार्य है। लॉबी के मैनेजर ने होटल के डायरेक्टर ओलिन को सूचित किया। ओलिन ने माइक को फ्री प्रीमियम रूम अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव दिया, सारी सुविधाएं फ्री, लेकिन उसे रूम नंबर 1408 में रहने का ख्याल छोड़ देना होगा। पर जब उसने देखा कि माइक टस से मस न हुआ तो ओलिन माइक को अपने ऑफिस ले गया। उसने एक लैक्सकॉस से मंगवाई विस्की की 1939 बोतल निकाली। अगर माइक अपना मन बदलने को राजी हो तो वो 800 लीटर की बोतल उसे फ्री में पीने को मिल सकती है। पर माइक अपने निर्णय पर अड़िग। उसे नहीं लगा कि ओलिन उसकी मदद कर रहा था। उसे लगा कि वो रहस्यमय बनने का नाटक कर रहा था। उसने ओलिन से कहा कि अगर वो 1048 के बारे में अपनी किताब में लिखता है तो डॉल्फिन होटल में आने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ जाएगी। लेकिन ओलिन ने कहा कि हालांकि डॉल्फिन होटल उतना फेमस नहीं है, पर यहाँ आने वाले लोगों की संख्या हमेशा 90% से ऊपर रही है। ओलिन ने माइक को बताया कि कोई भी उस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहा है, पर उसे ये भी पता है कि होटल का कोई भी हक नहीं बनता कि किसी भी गेस्ट को अंदर जाने से रोके। ओलिन डेस्क के कुछ नोट्स निकालता है जिस पर उन 56 लोगों के नाम लिखे थे जिनके साथ हादसे हुए थे। उनकी मौत के कई अलग अलग तरीके थे। उसने माइक को ये डॉक्यूमेंट लेने को कहा और इसके आधार पर अपनी नई नॉवेल लिखने का सुझाव दिया। माइक की नीयत में खोट आने लगा। उसने ओलिन की दी हुई महंगी वाइन ली और एक घूंट पीने के बाद कहा, मैं फिर भी उस कमरे में जाना चाहता हूँ। धिक्कार है, आपको समझाने का कोई भी तरीका नहीं है ना? ये बात हम दोनों को ही पता है। ठीक है फिर। माइक ने लगातार अवरोध करके आखिर अपनी बात मनवा ही ली। माइक प्लीज अंदर मत जाओ। माइक ने फिर भी अपना ख्याल नहीं बदला। जब वो हॉलवे से गुजर रहा था, एलिवेटर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई कहीं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। माइक बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। अब तक मूवी प्रायः आधे घंटे तक चली होगी, पर रूम 1408 का दरवाजा अब जाकर खुला। ये खतरनाक कमरा अब तक तो केवल बैकग्राउंड के तौर पर ही दिखाया गया था मूवी में, पर अब जाकर उसका असली चेहरा सामने आया। बस इतना ही,
1408 किसी आम कमरे से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था। माइक ने अपना रिकॉर्डर उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। वो उस कमरे का मजाक उड़ाने लगा, जबकि ओलिन तो कहता था कि ये कमरा खतरनाक है। उसने हमेशा की तरह एक बोरिंग रात गुजारकर अगले दिन चले जाने का फैसला किया। माइक ने वेंटिलेशन वाली खिड़की खोली। वो टेप रिकॉर्डर में रास्ते का वर्णन करने लगा, क्योंकि वो जगह बिल्कुल ही बोरिंग थी। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। माइक डर गया। बिस्तर के सिरहाने न जाने कहां से 2 कैंडी के पीस प्रकट हो गए। माइक को लगा कि ये सब ओलिन का किया धरा है। वो कमरे में हर जगह तलाश करने लगा कि शायद लोग छुपे हों। हर जगह ढूंढने के बाद माइक लिविंग रूम में पहुंचा। लोग यहीं छुपे होंगे। ऊपर से वेंटिलेशन के पाइप से आती हुई रोशनी में किसी इंसान की परछाई झलक उठी। माइक को विश्वास हो गया कि कोई उसके साथ प्रैंक खेल रहा है, पर अचानक ही उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान बढ़ने लगा है। उसने थर्मामीटर की ओर देखा। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान था। उसने रिसेप्शन में कॉल लगाकर रिपेयरमैन भिजवाकर तुरंत सब कुछ ठीक करने को कहा। कुछ देर बाद रिपेयरमैन आया। माइक के कई बार खींचने के बाद ही दरवाजा खुला, पर रिपेयरमैन अंदर नहीं आना चाहता था। उसने माइक को थर्मोस्टेट का बाहरी कवर निकालने को कहा और जहाँ पर पारा रखा था वहाँ पर 2 बार टैप करने को कहा, और फिर तुरंत ही तापमान फिर से ठंडा हो गया। माइक रिपेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो जा चुका था। वो एक और क्षण भी वहाँ नहीं रहना चाहता था। माइक बिस्तर पर बैठकर पीते हुए समय काटने लगा। अभी तो ये बस शुरुआत है। माइक ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो की स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। समय सीमा थी 1 घंटा। माइक को ओलिन की बात याद आ गई कि कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहा, पर वो फिर भी इसे मजाक में लेता रहा। पर अब उसके कानों में हेडफोन्स की आवाज तो आ रही थी, पर इसके अलावा उसे और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऊपर से उसके हाथ पर खिड़की का दरवाजा जोर से गिर पड़ा और जम गया। माइक को फिर से सुनाई देने लगा। उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था। जब वो अपना हाथ धोने टॉयलेट गया, अचानक ही नल से उबलता हुआ पानी आने लगा। माइक को एहसास होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो बेडरूम पहुंचा अपने घाव पर बैंडेज लगाने। अभी तो ये बस शुरुआत है। ये अजीब सा गाना माइक को पागल कर रहा था। उसने रेडियो की तार खींचकर निकाल दी, लेकिन रेडियो का काउंटडाउन फिर भी बंद नहीं हुआ। फोन की घंटी बजी। होटल के कस्टमर सर्विस का कॉल था, लेकिन वो कुछ अजीब सी चीजें कह रहा था। माइक को अब भी लग रहा था कि उसे छला जा रहा है। वो जोर से चीखने लगा कि उसे चोट लगी है और उसका हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उसने ओलिन से बात करने की मांग की। माइक ने उस शापित जगह को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सारी चीजें बटोरी और वहाँ से जाने की तैयारी में जुट गया, पर दरवाजा नहीं खुला। चाबी भी टूट गई और एक रहस्यमय शक्ति के खिंचाव से अंदर को चली गई। अंत में दरवाजा का हैंडल टूट ही गया। माइक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अब बस खिड़की पर ही जा सकता था और सड़क की ओर मदद के लिए पुकार सकता था, पर किसी ने नहीं सुना। अब माइक ने देखा कि सामने वाले कमरे में लाइट जल रही थी। एक आदमी वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। वो जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो सामने वाला आदमी उसकी नकल करने लगा। माइक ने लाइट उठाई। सामने वाले आदमी ने भी लैंप उठा लिया। अब उसने देखा कि सामने वाला इंसान वो खुद था, और सामने वाले इंसान के पीछे कोई आदमी हथौड़ा ताने खड़ा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने पीछे देखा, एक आदमी उसकी ओर हथौड़ा ताने खड़ा था। माइक जल्दी से कोने की तरफ हो गया और हाथों से अपने सिर को बचाने लगा। एक पल को हथौड़ा उसकी तरफ को आया और अगले ही पल माइक की आंखों के आगे कुछ भी नहीं था। वो घबराने लगा। उसने खिड़की पर जाकर ध्यान खींचने के लिए एक टेबल लैंप उठाकर नीचे फेंका, पर वो टेबल लैंप हवा में ही गायब हो गया। उसे लगा कि ये उसका भ्रम है। डैड, आप कहाँ हैं? उस कमरे में उसकी मरी हुई बेटी की आवाज आई। माइक लिविंग रूम के एक कोने में बैठ गया। उसे वही टेबल लैंप दिखा जिसे उसने बाहर फेंका था। वो लिविंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था। उसने खुद को ये कहकर दिलासा दिया कि सब भ्रम है। रेडियो पर काउंटडाउन अब भी चल रहा था। माइक को लगा कि ये सब ओलिन का प्लान था। उसी ने अल्कोहल में ड्रग मिलाया होगा। माइक उन्हें एक एक कर कूदते हुए देख रहा था। ये दृश्य एक प्रोजेक्शन की तरह था, असली भी और काल्पनिक भी। माइक को पास के कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने दीवार पीटकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो रहस्यमयी रोने की आवाज तेज होती रही। जब माइक से और सहन नहीं हुआ, उसने एक चेयर उठाकर दे मारा। अब आवाज गायब हो गई। माइक को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा। वो एक दूसरी जगह में बदल गई। वो आगे बढ़ता रहा। उसके पिता बोलते रहे, मैं ऐसा था जैसा आज तुम हो, और तुम होगे जैसा आज मैं हूँ। माइक जाग गया। पहले जो भी हुआ सब भ्रम था। माइक के साथ इतनी ज्यादती हो चुकी थी कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, पर अजीब चीजें होती रहीं।
माइक ने देखा दीवार पर दरार थी जिसके अंदर से ताजा खून बह रहा था। ये जरूर सपना ही था, एकदम असली लगता था। उसे एक फ्लोर मैप मिला। उसने मदद के लिए पास के कमरे तक जाने का तय किया। उस दीवार पर माइक के पैर रखने तक की जगह थी। वो एक एक कदम बढ़ाकर चलता रहा, पर अब माइक एक कमरे के बराबर चला होगा, पर फिर भी उसे कोई खिड़की नहीं दिखाई दी। जब उसने सिर उठाकर दोनों तरफ देखा तो उस दीवार पर 1048 की खिड़की के अलावा और कोई खिड़की नहीं थी। माइक को घबराहट होने लगी। वो सिर्फ वापस ही जा सकता था। वो एक लंबी सांस लेकर खिड़की से अंदर जाने ही वाला था कि एक औरत अचानक से सामने आई। अचानक चौंक जाने के कारण माइक का हाथ फिसल गया। खुशकिस्मती से उसने गिरते गिरते दीवार पकड़ ली। वो औरत खिड़की से बाहर आई और कूद गई। माइक ने देखा कि वो टेबल लैंप की ही तरह हवा में गायब हो गई। माइक पूरा जोर लगाकर कमरे के अंदर गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई। जब माइक ने दोबारा दीवार पर लगे फ्लोर मैप को देखा तो उस पूरे माले पर 1408 इकलौता कमरा था। जो तस्वीर उसने पहले देखी थी वो एक भ्रम था। कुछ देर के लिए कमरे की सारी बत्तियां गुल हो गईं। माइक ने देखा कमरे का सारा मूड बदल चुका था। इसके अलावा फिर से उसके पत्नी की आवाज आ रही थी। माइक की बेटी केटी को बचपन से ही घातक बीमारी थी। उसके सामने वो दृश्य आया जब उसकी पत्नी और वो अपनी आंखों के सामने केटी को मरते हुए देख रहे थे। बत्तियां अचानक बुझ गईं। माइक को बत्तियां जलाने का स्विच मिल गया। उसने मिरर में देखा वही आदमी हाथ में हथौड़ा लिए फिर से उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसे कोई नहीं दिखा। कमरा अचानक ठंडा होने लगा। माइक ने अपनी जैकेट पहन ली और अपने सेल फोन से बाहर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अचानक से फोन का सिग्नल चला गया। उसने कंप्यूटर खोला। खुशकिस्मती से कंप्यूटर ऑनलाइन हो पाया। हालांकि उनका डाइवोर्स हो चुका था, पर इस मुश्किल घड़ी में माइक को लिली की ही याद आई। उसने अपनी पत्नी को जल्द से जल्द पुलिस को खबर करने को कहा। वो अपने साथ हुई घटना बताने ही वाला था कि छत से फायर हाइड्रेंट पानी बरसने लगा। कंप्यूटर तभी बंद हो गया। माइक ने फायर हाइड्रेंट तोड़ डाले। उसने वेंटिलेशन पाइप से भाग निकलने का तय किया। माइक रेंगते हुए पाइप से जाने लगा। वो मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन जब महिला ने सिर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वो उसी की ही स्मृतियों की पुनर्वृत्ति थी। वो केटी के जन्म के तुरंत बाद का दृश्य था। दूसरे वेंटिलेशन पाइप से माइक को अपने पिता की स्मृति दिखी। दोनों जोर से झगड़ रहे थे। माइक को वेंटिलेशन पाइप में एक लाश मिली। लाश अचानक उठकर माइक के ऊपर से रेंगती हुई चली गई। माइक ने मुंह में कलेजा लिए वहां से बच निकलना चाहा, लेकिन लाश ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। वो रूम 1408 में ही वापस जा सकता था। माइक के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। भ्रम के दृश्य आने बंद नहीं हुए। माइक अशांत था। उसने रेफ्रिजरेटर में ओलिन को उससे बात करते हुए देखा। ओलिन ने माइक से पूछा कि उसने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। वो नजदीक आता रहा। What do you want from me? Huh? What do you want from me? माइक को आखिरकार अब भूतों पर विश्वास होने लगा था। उसकी आंखों के आगे फिर से स्मृतियां छलकने लगीं। You're not going anywhere, kiddo. You're gonna stay right here with us. Daddy, everyone dies. केटी अभी बच्ची थी, पर उसकी ये समझदारी दिल तोड़ देती है। जब केटी इस बीमारी के आगे न टिक सकी, माइक ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। वो गुस्सैल बनता गया। वो हर रोज अपनी पत्नी से झगड़ता। कमरे के प्रिंटर की घंटी बजी। माइक ने देखा कि उसकी केटी का ड्रेस प्रिंट होकर निकल रही थी। उसने ड्रेस उठाई और बारीकी से उस पर से धूल झाड़ने लगा। ठंडी हवा का झोंका आया। माइक बाहर कमरे में चला गया। हर जगह बर्फ थी। उसे गर्म रहने के लिए कंबल ओढ़ना पड़ा। माइक हार मानने ही वाला था। उसने विस्की पी और टेप रिकॉर्डर में अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी कंप्यूटर से उसकी पत्नी की आवाज आई। माइक में थोड़ी सी चेतना बाकी थी। उसकी पत्नी ने बताया कि पुलिस कमरा 1408 में गई थी, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा कि वो 15 मिनट में होटल पहुंच रही है। माइक ने रेडियो की तरफ देखा। काउंटडाउन का समय 15 मिनट से कम था। माइक ने लिली से कहा कि 15 मिनट काफी नहीं होंगे। वो लिली को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो 1408 के अंदर ना आए, लेकिन स्क्रीन में उसके जैसा कोई और आ गया। उसने लिली को जल्द ही रूम 1408 में आने को कहा। माइक जोर से चिल्लाने लगा, पर लिली तक उसकी कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। लिली ने फोन रख दिया और 1408 के लिए निकल पड़ी। स्क्रीन वाले आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने माइक को देखकर आंख मारी। माइक को होश आया। उसे एहसास हुआ कि कंप्यूटर बंद नहीं हुआ था, बल्कि उस भूत की चाल थी लिली को बुलाकर उसे भी मारने की। माइक की निराशा के बीच एक बर्फीला तूफान आया, कड़कती बिजली के साथ। दीवार पर लगा चित्र हिलने लगा। उसने एक स्टिक उठाकर चित्र पर दे मारी। बहुत सारा पानी उसमें से बहकर निकल आया। कुछ ही देर में माइक उस पानी में डूबने लगा। वो जान की बाजी लगाकर ऊपर तैर आया। उसने फिर अपनी आंखें खोली। ये वही दिन था जब वो बीच पर गया था। ऐसा लग रहा था कि पानी में डूबने के कारण माइक ये सब कल्पना कर रहा था। माइक की आंख अब अस्पताल के एक बिस्तर पर खुली। लिली उसके पानी में गिरने की बात सुनकर फौरन लॉस एंजल्स उसका हाल चाल पूछने पहुंची थी। उसने माइक को बताया कि उसका सिर सर्फ बोर्ड से टकरा गया था।
माइक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने लिली को अपने सपने में हुई हर बात बताई। माइक इस बात से बहुत खुश था कि ये सब बस एक सपना था। इस घटना में उसके और लिली के रिश्ते सुधरने लगे। माइक ने लिली को उनके डाइवोर्स का कारण बताया कि वो केटी की मौत सह नहीं पा रहा था और लिली की सूरत उसे हमेशा केटी की याद दिलाती। उस दिन दोनों साथ में डिनर करने गए। माइक ने रेस्टोरेंट के वेटर का चेहरा देखा। वो उसके सपने में रूम 1408 वाली सुसाइड मेट थी। उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। वो पोस्ट ऑफिस गया। उसने सारे खत चेक किए पर पोस्ट कार्ड उसे कहीं नहीं मिला। उसने ऑनलाइन रूम 1408 के सुसाइड्स के बारे में पता लगाया, लेकिन मृतकों के मरने के कारण बदल चुके थे। रूम 1408 के फैक्ट्री ओनर की मौत का कारण अब ब्रिज से गिरना था। समय बीतता गया। माइक की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसकी नई नॉवल बहुत महंगी बिकने लगी। माइक ने अपने अपाहिज पिता को ढूंढ निकाला। उसने अपने पिता को अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में बताया। आखिरकार उसके पिता उससे बात करने को राजी हो गए। माइक खुशी से गदगद हो उठा। सब अच्छा चल रहा था। माइक पोस्ट ऑफिस कुछ चीज भिजवाने के लिए पहुंचा। कर्मचारी ने माइक से कहा कि सब बंद हो चुका है। वो आदमी डॉल्फिन होटल का लॉबी डायरेक्टर था। माइक ने कमरे के सभी लोगों को देखा। ये सभी वही लोग थे जिनसे वो रूम 1408 में मिला था। वो लोग बिना कुछ कहे कमरा तोड़ने लगे। जब सब तहस नहस हो गया, माइक ने देखा कि वो रूम 1408 में ही था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले का सब कुछ भ्रम था। मैं बाहर था, मुझे पता है मैं बाहर था। माइक को फिर से केटी की आवाज सुनाई दी। केटी ने कहा उसे ठंड लग रही है। उसके नंगे पैर कांच से कट चुके हैं और ताजे खून से सने हुए थे। माइक ने केटी को कसकर गले लगाया। Make your way again. I got you. Okay. Oh, God. This is so sorry. उसकी बेटी फिर एक बार उसके सामने मर गई। माइक टूट गया। उसकी बेटी राख के ढेर में बदल गई। रेडियो फिर से बजा। भूत ने माइक को इतना परेशान कर दिया था कि अब उससे सहन नहीं हो रहा था। काउंटडाउन खत्म होने वाला था। माइक की आंख खुली। उसने देखा कमरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। हेडबोर्ड पर काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया। माइक अब समझ चुका था अब तक जो कुछ भी था सब भ्रम था। रूम 1408 के भूत का बनाया हुआ भ्रम। 1 घंटा बीतने के बाद काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाएगा और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब फिर से होगा। माइक ने फोन उठाया। दूसरी तरफ के इंसान ने माइक से कहा कि वो ये 1 घंटा बार बार जी सकता है या फिर क्विक चेकआउट की सर्विस चुन सकता है। माइक बेडरूम में गया। असल में क्विक चेकआउट सर्विस उसकी मौत का चुनाव था। माइक ने आईने में खुद को फांसी लगाते देखा। Are you ready to check out, Mr. Edmund? उसे ये स्वीकार नहीं था। अगर उसे मरना ही है तो वो भूत को भी अपने साथ खींचकर जहन्नुम ले जाएगा। भूत का फिर से कॉल आया। उसने माइक से कहा कि लिली 5 मिनट में आ रही है। लिली भी यहीं फंस जाएगी। माइक भूत से और बहस नहीं करना चाहता था। मैंने एक मतलबी इंसान की तरह जिंदगी जी है, पर अब मुझे वैसा नहीं मरना। अगर ये मेरा अंत है तो फिर मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा। माइक ने एक पल की भी हिचकिचाहट ना की। वो लिली को रूम 1408 में नहीं आने दे सकता था। उसने बाकी विस्की से मोलोटॉव बनाया। माइक शांति से स्मोक करता हुआ अपनी मौत का इंतजार करने लगा। होटल के गेस्ट को इवैक्यूएट किया जाने लगा। फायर ट्रक और पुलिस वहाँ पहुंची। लिली भी वहाँ पहुंच चुकी थी। कमरे का भूत जलन से तड़प कर चीखने लगा। माइक ने मरने से पहले एक आखिरी वाक्य रिकॉर्ड किया। हम यहाँ काम करने आते हैं और हम उसे पीठ नहीं दिखा सकते। माइक फिर भी अंत में अपनी मौत को चकमा ना दे सका। सीन अब माइक के अंतिम संस्कार में बदल गया। क्रियाकर्म के बाद ओलिन ने लिली को जाने से रोका। ओलिन ने उसे बताया कि माइक की मौत जाया नहीं गई। उसने एक महान काम किया है। वो लिली के लिए माइक की आखिरी निशानी लेकर आया था, वही टेप रिकॉर्डर। लेकिन लिली ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ओलिन ने बॉक्स खोला। टेप रिकॉर्डर में केटी की आवाज सुनाई दी। ओलिन ने रियर व्यू मिरर में देखा। जला हुआ माइक पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। रूम 1408 खाली हो चुका था, पर माइक का भूत अब भी उस कमरे में भटक रहा था। केटी का रुदन सुनाई देने लगा। फिर भी माइक उस जगह को छोड़कर जाने लगा। अब हम इस मूवी का डाइसेक्शन और एनालिसिस करते हैं। कुछ मिनट के आधार पर आपको मूवी समझाने में मदद करते हैं। माइक का एक खुशहाल परिवार था। उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी। माइक धीरे धीरे गुस्सैल बनता गया। अपनी बेटी की मौत के बाद माइक ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। अपने अपाहिज पिता को एक नर्सिंग होम में भेज दिया और उनसे मिलने भी नहीं जाता था। उसकी जिंदगी बहुत दर्दनाक बीतने लगी। उसकी नई किताब के रिलीज वाले दिन एक लड़की ने माइक को एक किताब थमाते हुए पूछा, क्या ये एक सच्ची कहानी है? तो माइक ने जवाब दिया, नहीं। इस किताब की बिक्री बहुत खराब रही थी। माइक को तो आश्चर्य था कि किसी को ये किताब मिली भी तो कैसे।
वो किताब एक पिता और पुत्र के प्यारे से रिश्ते के बारे में थी। इससे एक कड़ी मिलती है कि माइक जैसा लेखक जो रोजाना किताबें लिखा करता था, वो अपने और पिता के बीच हुई छोटी छोटी बातों को लिखता था, लेकिन उसकी किताबें किसी को पसंद नहीं आती थी। उसकी बेटी की मौत के बाद सब पूरा एक साथ होने लगा। रिश्तेदारों के साथ अनबन, एक डूबता हुआ करियर। माइक ने इन सब से भागना चाहा। उसे अपनी पत्नी को देखकर बेटी की याद आती थी, तो उसने डाइवोर्स ले लिया। वो अपने पिता को देखता तो उसे उन जैसा बनने का डर सताता, तो उसने अपने अपाहिज पिता को एक नर्सिंग होम में भेज दिया और उनसे मिलने भी नहीं जाता था। एक प्यारी सी कहानी किसी को पसंद नहीं आती थी, तो उसने भूतों का सहारा लेकर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहा। ये वाकई एक दुखद कहानी है। माइक कभी भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन रूम 1408 में जाते ही भूत ने उसे अपने वश में कर लिया। उस 1 घंटे का काउंटडाउन खत्म होते ही उस जगह को देखकर ही समझ आता है कि लोगों ने वहाँ सुसाइड क्यों किया होगा। वो 1 घंटा अनंत था। या तो आप वो अनंत चक्र चुन सकते हैं, मतलब आपको हमेशा इस पीड़ा से गुजरना होगा। भूत आपकी कमजोरी को भांप लेगा और आपको पीड़ित और निराशा महसूस करवाएगा। सभी ने, पहले के लोगों ने भी पीड़ा के बदले मौत का चुनाव किया। इसीलिए ओलिन ने कहा कि कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहा, लेकिन ये साफ था कि माइक ने वहाँ 1 घंटा पार कर लिया था। और ओलिन तो पहले माइक को रूम 1408 के अंदर जाने से रोकना भी नहीं चाहता था। वो तो बल्कि एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो रूम 1408 का खात्मा कर सके। उसी ने माइक को पोस्ट कार्ड भेजा था। वो चाहता था कि माइक रूम 1408 के भूतों से निपटे, लेकिन वो उसे बार बार रोकता रहा। वो असल में बार बार माइक का दृढ़ निश्चय परखना चाहता था, क्योंकि वो माइक के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। माइक ने आखिरकार रूम 1408 को खत्म कर दिया और इसकी कीमत उसकी जान थी। पर ओलिन जानबूझकर माइक को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसे तो माइक पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने माइक को रूम 1408 में जाने दिया। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, इस कहानी की 4 एंडिंग्स हैं। ये जगह थोड़ी ही साफ है। 2 एंडिंग्स तो तब है जब माइक बच निकलता है, पर मुझे जो एंडिंग सबसे अच्छी लगी वो यही है जो मैंने अभी खत्म की। अगर आप मूवी को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि रूम 1408 में घुसने के बाद माइक असल में खुद से ही लड़ रहा था। माइक के भ्रम में एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। असल में ये वही जिंदगी थी जो माइक हमेशा से चाहता था। वो अपनी पत्नी और पिता से रिश्ते सुधारना चाहता था। वो अच्छी कहानियां लिखना चाहता था, लेकिन ये सब उसकी कल्पना में ही मुमकिन था, जबकि असल जिंदगी में अपनी हालात बदलने का उसके पास कोई चारा नहीं था। अंत में उसकी जिंदगी में केवल पछतावा था। जब माइक इन सब से गुजर रहा था तो उसे अपनी खुदगर्जी का एहसास हुआ, तो उसने लिली के लिए अपनी मर्जी से जान दे दी। यही कारण था कि डायरेक्टर ने 2 सुंदर एंडिंग्स दिखाई। आखिर में हम इन 2 दिलचस्प एंडिंग्स को एनालाइज करते हैं। पहला, उस भूत के बारे में जो ओलिन रिव्यूअर मिरर में देखता है। इसमें ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो रूम 1408 का भूत इस टेप रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ है। वो उस रूम 1408 की आखिरी चीज है। तो ये इस रहस्य को भी सुलझाता है कि बेटी की आवाज उसमें क्यों सुनाई दी, क्योंकि भूत नहीं मरते। यही एक अच्छा व्याख्यान हो सकता है। दूसरी बात, 13 नंबर अमेरिकियों के लिए उतना ही बुरा है जितना कि 4 नंबर हमारे लिए। ज्यादा ही, कम नहीं। चाइना में 4 थी मंजिल, 4 था कमरा है, लेकिन अमेरिका में ना ही 13वीं मंजिल है, ना ही 13वां कमरा। उनके 12वीं मंजिल के बाद सीधे 14वीं मंजिल है। मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो 1408 को एक शापित जगह के तौर पर पेश करते हैं। पहला तो नंबर 1408 को अलग करके जोड़ने पर 13 बनता है। वो साइन पोस्ट में जो माइक के रूम 1408 के अंदर जाने से पहले दिखाया गया था, उस एरिया में कमरे 1400 से लेकर 1430 तक थे। ये 8 नंबर जुड़कर 13 बनते हैं। वहाँ पर और भी जगह थे, पर उनके बारे में बात नहीं करना ही अच्छा है। स्टीफन किंग की कहानियां सीरीज के अलावा व्यक्तिगत परायण है। अगर आपको ऐसी डेस्परेट शैली की मूवी पसंद है तो इसे बिल्कुल भी मिस न करें। हताशा के बाहर भी कई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन स्टीफन किंग को बुरी एंडिंग्स दिखाना पसंद है। मुझे लगता है कि ये बुरी एंडिंग्स हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर हम पहले ही सतर्क हो जाएं तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं समझे तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बार बार हताशा होने के बाद हम एक झटके में ही अच्छी जिंदगी चाहते हैं। आप जरूरी स्टीफन किंग की कहानी के मुख्य पात्र नहीं बनना चाहते, क्योंकि ऐसी हताशा बेहद दर्दनाक है। तो अगर आपको लगे कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, तो उसे करने का ख्याल फौरन छोड़ दें। मैंने अब बहुत बोल दिया। मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ स्टीफन किंग की नॉवल से प्रेरित एक और मूवी, द मिस्ट। इस मूवी के साथ उसकी बहुत समानताएं हैं, पर इसका अंत और भी हताशा से भरा हुआ है। जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है वो इसे बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप फॉलो, लाइक और शेयर करें। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है।